हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं सिद्धांत शर्मा आप सभी का त्रिवाना क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल के अनाउंसमेंट में मैंने आपको बताया था कि 3 ऑफ में से मैं एक नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं जो क्लास 10th सोशल साइंस सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो आज से आप पर डे कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स को लेकर और इकोनॉमिक्स को भी लेकर आप मेरे एक प्लेलिस्ट में, जो कि सेपरेट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, 9 PM सोशल साइंस ऑफ क्लास 10th के नाम से मिल जाएगी। और इस पर रोज आपको लगभग 9 बजे के आसपास वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो आप सभी उसको देखिए, उससे पढ़िए और चीज़ों को समझिए। अगर आपको ना समझ में आए कुछ भी, किसी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जरूर डालिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का हम ले रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से ही। आप जानते हैं क्लास 9th में जो भी चीजें हमने हिस्ट्री में पढ़ी हैं, वहीं से हम क्लास 10th की हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा कि एट द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट आया और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट लॉन्च की, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कंक्लूजन था ये था। उसके बाद आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा और रशियन रेवोल्यूशन के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में आपने हिटलर को देखा और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपने पढ़े। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, आप क्लास 10th की क्लासेस लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं सभी स्कूलों में। आप कुछ इंट्रोडक्शन ले चुके होंगे, हो सकता है बहुत सारे स्कूलों में फर्स्ट चैप्टर खत्म भी हो गया हो, लेकिन आप एक नए तरीके से, एक नए अप्रोच के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएं। बस थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में चलेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा लेंदी होता है। मैं चीजों को जब तक अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता तब तक उस चीज को नहीं छोड़ता, है ना। बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट में दे रखी हैं, तो बच्चे जब बुक से रीडिंग करते हैं तो अक्सर उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो आइए हम इस सारी कंफ्यूजन को खत्म करते हुए द फर्स्ट चैप्टर, आप देखें नेशनलिज्म इन यूरोप, आपका पहला चैप्टर है और उसी का पहला टॉपिक जहां से ये बुक स्टार्ट हो रही होगी, आपने देखा होगा एक बड़ी सी पेंटिंग प्रिंट की गई है और उस पेंटिंग का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया गया है। याद रखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट पेंटिंग आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये पेंटिंग बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आती है। आप देखें तो इसमें एक नाम आया है फ्रेडरिक सोर्यू का। फ्रेडरिक सोर्यू एक पेंटर थे, जो कि एक आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। और फ्रेंच आर्टिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी चीजों को अपने पेंटिंग में इलस्ट्रेट किया जो कि उस समय की 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में होने वाले बहुत सारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती थी। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं कि आखिर क्लास 10th में हमने क्या देखा था और क्लास 9th में हमने क्या देखा था और क्लास 10th में हम क्या चीजें देखने वाले हैं। 9th में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 और फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट ने थ्रोन को अपने पूरे तरीके से कंट्रोल में ले लिया और एक नई तरह की गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप फ्रेंच और उसके आसपास की दूसरी टेरिटरीज में लॉन्च की। साथ ही साथ उसी टाइम में अगर हम पूरे यूरोप को देखें, अगर हम 18th सेंचुरी यूरोप को देखें, तो हम देखते हैं कि यूरोप में बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज थे जो उस टाइम तक किसी तरह के नेशन में कन्वर्ट नहीं हुए थे, है ना। नेशन का मतलब समझते हैं, राष्ट्र। नेशन एंड स्टेट में बहुत फर्क होता है। याद रखिए, स्टेट क्या है और नेशन क्या है। स्टेट मीन्स राज्य और नेशन मीन्स राष्ट्र। आप पूरा फर्स्ट चैप्टर इसी पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से बहुत सारे स्टेट्स नेशन में कन्वर्ट हुए हैं। किसमें? नेशन में कन्वर्ट हुए हैं। कैसे बहुत सारे राज्य राष्ट्र में बदले हैं, है ना। अब मैं अगर स्टेट और नेशन को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि अगर आप पहले के जमाने के जो भी किंगडम्स होते थे, है ना, उनको देखें तो वो स्टेट का एग्जाम्पल थे।
क्योंकि यहाँ एक डिफाइंड टेरिटरी तो होती थी, लेकिन लोगों में आपस में किसी तरह की कोई यूनिटी या एक शेयर्ड आइडेंटिटी नहीं होती थी। लोग टेरिटरीज में बटे होते थे और उनकी अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज होती थी, जो कि उनको एकजुटता नहीं प्रदान करती थी। अगर हम नेशन को लें तो नेशन भी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी से बनता है, लेकिन साथ साथ नेशन में हम देखते हैं कि जो रहने वाले लोग हैं वो एक कॉमन शेयर्ड आइडेंटिटी साझा करते हैं और साथ साथ उनका एक कॉमन हेरिटेज होता है, एक कॉमन हिस्ट्री होती है और ये सभी एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ नेशन, है ना। भारत भी एक राष्ट्र है, पहले नहीं था, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया सॉरी एक राष्ट्र बना। तो 1947 के बाद क्या चेंजेस हुए आज आप देखें तो हम वी आर लिविंग इन इंडिया, है ना। डिफरेंट स्टेट्स आर देयर लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, असम, नागालैंड। लेकिन इन सारे स्टेट्स में रहने वाले लोग क्या एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। दे आर स्पीकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, इवन दे आर वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, दे आर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, है ना। दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है, आप सभी लोगों से कॉमन आंसर पाएंगे कि आई एम एन इंडियन, मैं कौन हूं? एक भारतीय हूं, है ना। तो यही एक किसी टेरिटरी को एक राष्ट्र में कन्वर्ट करता है ना। हम देखें तो जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो सिर्फ किसी एक राज्य का उसमें योगदान नहीं था। भारत को आजादी दिलाने में सभी राज्यों ने अपना जो भी हो सका उन्होंने योगदान दिया, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, बिहार रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, जो भी है ना। ना कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने भारत को आजादी दिलाई है। आजादी दिलाने में भी बहुत सारी कम्युनिटीज ने आपस में सहयोग किया, चाहे वो सिख रहे हों, हिंदू रहे हों, है ना, सभी लोगों ने उसमें योगदान दिया। अब हम बात करेंगे कि ये सारा सिस्टम जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं ये है क्या। ये यही दिखाता है कि किस तरह से उस टाइम में जब बहुत सारे यूरोपियन स्टेट एक स्टेट हुआ करते थे, नेशन नहीं थे, तो उन्होंने कैसे बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू नेशन का टाइटल अचीव किया और एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से खुद को आजाद कराया। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की समझते हैं? निरंकुशवादी राजशाही व्यवस्था, है ना, जहां पर राजा के पास सारी शक्तियां होती थी और राजा अपने मनमाने ढंग से राज्य को चलाता था। आज हम देखें तो नेशन में ऐसा नहीं होता। नेशन में राजा के पास, राजा तो फिलहाल आज के टाइम में बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है, लेकिन आज एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की नहीं है ना, बहुत कम ही जगह पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा था। फर्स्ट पेंटिंग आप जब भी पढ़ रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो, तो आप अपनी बुक के साथ बैठिए, है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो जब भी आप बैठें, एक बुक जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो अपने बुक में भी देखिए। उस पेंटिंग को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें बहुत सारे लोग एक लाइन में, भीड़ में लगे हुए लाइन में चलते जा रहे हैं और सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहे हैं। और जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको ऑनर कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। और भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे जमीन पे बहुत सारे, आसपास में बहुत सारे टुकड़े, अवशेष पड़े हुए हैं, रिमेन्स पड़े हुए हैं और आसमान में जीसस क्राइस्ट और उनके एंजल्स सबको आशीर्वाद दे रहे हैं ना। तो आखिर ये क्या है? फ्रेडरिक सॉर्यू ने क्या दिखाने की कोशिश की है? फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो दिखाने की कोशिश की बच्चों, वो था सिंबल ऑफ नेशंस अटेनिंग लिबर्टी, है ना। ऐसे राष्ट्रों को, है ना, दिखाने की कोशिश की जो कि लिबर्टी अटेन कर रहे हैं, आजादी पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम किसके पास जा रहे हैं? वो सारे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या दिखाता है बच्चों? स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाता है आजादी का प्रतीक, है ना, आजादी की मूर्ति, है ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के, बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स के साथ लोग चल रहे हैं। मतलब वो अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग नेशन, अलग अलग टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। सबसे आगे कौन से हैं? तो आप देखेंगे उसमें सबसे आगे चल रहे होंगे जो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड
1848 में जब फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी, तब तक ये एक नेशन का टाइटल पा चुके थे, है ना। तो ये कंट्रीज सबसे आगे थी, ये कंट्रीज लीड कर रही थी, ये कंट्रीज लीड कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के पीछे चल रहा है फ्रांस। और फ्रांस को किससे पहचानेंगे बच्चों, तो उसमें जो ट्री कलर आपको दिख रहा होगा, तिरंगा आगे की तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ही, तो वो ट्री कलर किसका है, फ्रांस का है ना। उसके बाद जस्ट उसको फॉलो कर रहा है जर्मनी। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में, है ना। याद रखिए, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बच्चों, जल्दी कोई टीचर नहीं बताता, तो याद रखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि फ्रांस तो 1789 में वहां पर रेवोल्यूशन हो गया, लेकिन जर्मनी को फ्रांस को फॉलो करते हुए क्यों दिखाया गया, जबकि जर्मनी जब नेशन स्टेट बना था वो ईयर था 1871, पेंटिंग ड्रॉ हुई 1848 में। तो ये फ्रेडरिक सोरियो का एक यूटोपियन विजन था, जो कि पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था कि जर्मनी बहुत ही जल्दी फ्रांस को फॉलो करते हुए एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने वाला है, एक रेवोल्यूशन होने वाला है जर्मनी में। उसके पीछे आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये कंट्रीज भी पीछे चल रही हैं वन बाय वन। तो ये पैटर्न भी याद रखिए बच्चों, अक्सर ये पैटर्न क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछ सकता है, आंसर लिखते टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला हम क्या देखेंगे इसमें, तो पेंटिंग में हम बच्चों देखते हैं कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया है। तो इसमें चलने वाले इतने भी लोग हैं जो भी पेंटिंग में दिख रहे हैं, वो सारे अपने अपने फ्लैग्स के साथ साथ नेशनल कॉस्ट्यूम और कलर से आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे हमारा नेशनल कलर क्या है, तो हम देखें हमारा नेशनल कलर, हमारा भी झंडा ट्री कलर है, तिरंगा है, सैफरन, ग्रीन और व्हाइट, है ना, सैफरन, ग्रीन एंड व्हाइट। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के नेशनल कलर्स हैं। तो फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम एंड कलर्स के साथ हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ भी सकता है, जैसे मान लिया कि पूछ लिया क्वेश्चन में कि जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है उसमें जर्मन फ्लैग किस कलर का दिखाया गया है, ट्री कलर का, तो आप बता सकते हैं रेड, ब्लैक एंड गोल्ड, है ना। तो ये सब चीजें याद रखिए बच्चों, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस करते हैं पढ़ते टाइम में, लेकिन अक्सर यही पूछ ली जाती हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हम सोचते इसको तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इन्हीं सब चीजों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। फिर इसमें क्या आता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है ना। तो इन टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट क्या दिखाता है ना, ये दिखाता है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का प्रकाश, है ना, एक टॉर्च जो चारों तरफ ज्ञान, एक नई विचारधारा को फैला रहा है। ठीक, जब लोग जागते हैं, अवेकन मूवमेंट है ये, जब लोग एक नए ज्ञान से परिचित हो रहे हैं और जाग रहे हैं, पुराने तरह के अंधकार को मिटा रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप देखते हैं दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक, चार्टर मीन्स क्या होता है, घोषणा पत्र। चार्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, घोषणा पत्र, है ना। अनाउंसमेंट जिसमें की जा रही हो किसी चीज की, उसे चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्टर। कोई ऑफिशियल नोटिस जिसमें किसी चीज को अनाउंस किया गया हो, क्या किया गया हो, अनाउंस किया गया हो। तो दूसरे हाथ में क्या है, पुरुषों के, है ना, मैन लिखा हुआ है इसमें, याद रखिए, क्योंकि हम देखें तो आप अगर ढंग से आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम तक जितने भी राइट्स दिए गए थे वो सारे मैन को ही दिए गए थे, है ना, पुरुष को ही दिए गए थे, महिलाओं को उस समय तक बहुत सारे अधिकार नहीं थे। तो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन में हम देखें तो पुरुषों के अधिकारों का घोषणा पत्र है ये, कि किस तरह से पहले के समय में मोनार्की में, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की में लोगों को अधिकार नहीं थे, बहुत सारे अधिकार नहीं थे, और अब लिबर्टी अटेन करने के बाद उनको बहुत सारे अधिकार मिलने वाले हैं। ऑन फोरग्राउंड अगर हम चारों तरफ देखें, उस वो जो भीड़ जा रही है जिसमें बहुत सारे हर एक एज के महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, पुरुष सब लोग हैं, तो उसमें जमीन पर बहुत सारा अवशेष पड़ा हुआ है, रिमेन्स।
द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, है ना। नीचे पड़े हुए जो खंडहर के अवशेष हैं वो किसको सिंबलाइज करते हैं, तो याद रखिए ये एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के रिमेन्स हैं। किसके? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, जो टूटे बिखरे हुए पड़े हुए हैं, है ना। निरंकुश राजशाही सत्ता खत्म हुई। ये क्या दिखाता है कि जो पहले एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द किंग, इस तरह की जो शासन व्यवस्था थी ये अब खत्म हो गई है और लोग अब एक नई तरह की, है ना, डेमोक्रेटिक लिबरल टाइप की गवर्नमेंट बनाने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि सौर्यू का विजन क्या है। ये यूटोपियन विजन, एक कल्पनावादी पेंटिंग थी, लेकिन सौर्यू की पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि उसने जिन चीजों को प्रेडिक्ट किया, जैसे मैंने कहा कि जर्मनी का 1871 में एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना, लेकिन फ्रेडरिक सौर्यू के पेंटिंग में उसको 1848 में ही ये चीज बता दी गई कि नहीं, जर्मनी भी फ्रांस के रास्ते पर आगे चल रहा है और चीजें वहां भी ऐसी ही होने वाली हैं। बहुत जल्दी ये एक मोनार्की से एक नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि नेशन बनने के बाद भी मोनार्की थी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि एक नेशन हमेशा डेमोक्रेटिक होता है। नेशन मोनार्की भी हो सकती है, याद रखिए। बस नेशन में क्या एक फर्क आ जाएगा कि लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी हो जाएगी। लोग आपस में एक शेयर्ड हेरिटेज, एक शेयर्ड कल्चर, एक शेयर्ड हिस्ट्री को रखेंगे, है ना। यहां लोग बटे हुए नहीं होंगे, जबकि एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे, यूनाइटेड होंगे। तो वो नेशन क्या कहलाएगा बच्चों? नेशन कहलाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसमें इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फ्रेडरिक सौर्यू ने ऐसी 4 पेंटिंग्स बनाई थी, है ना, और उसकी फर्स्ट पेंटिंग आपको इसमें दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम मिलेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप में बहुत सारी चीजें बदली थी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो रेवोल्यूशन था जिसने यूरोप में लोगों को ये करके दिखाया फर्स्ट टाइम कि आखिर हम सिस्टम को बदल सकते हैं। इससे पहले लोगों ने कभी इसको बदलने की सोची ही नहीं कि क्या कभी मोनार्की को भी बदला जा सकता है, क्या कोई इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है जिससे राजा को हटाया जा सके। लेकिन फ्रेंच लोगों ने ऐसा करके दिखाया। तो फ्रेंच पीपल ने लोगों के सामने, स्पेशली यूरोपियन सोसाइटी में, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाके रख दिया था कि सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है या नहीं, और लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो रहे थे। तो ये इंस्पिरेशन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर कल। और बताइए मुझे कमेंट में कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, और फ्रेडरिक सौर्यू आपको अच्छी तरह समझ में आया या नहीं। क्लियर? तो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे भी क्लास 10th के बच्चों तक इसे शेयर जरूर करिए। चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, इससे लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।